हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 97। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास में, जो कि एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। चैप्टर 8 क्लास 6 से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर, जिसमें कि लोहे के औजार और खेती के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, क्योंकि हम इसका यूज़ जो है वो किचन के काम में, घर बनाने में या काफ़ी जगह पर देखते हैं। इवन हम खेती बाड़ी में भी लोहे का यूज़ करते हैं। तो लोहे की चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं आज से लगभग 3000 साल पहले भी लोहे का यूज़ होता था। 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। महापाषाण की जो कब्रें हैं, महापाषाण काल की कब्रों में भी लोहे के औजार और हथियार बड़ी ही संख्या में मिले हैं। लगभग 2500 साल पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। कुल्हाड़ियों से जंगलों की सफाई करने का प्रमाण मिलता है और हलों का प्रयोग जुताई के लिए किया जाता होगा। इन औजारों की मदद से उस समय सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम यानी जो मैनमेड होती हैं कृत्रिम जलाशय बनाए गए। मगध भी 2 नदियों से घिरा हुआ था, सोन नदी और गंगा नदी। मगध के गांव जो थे वो समृद्ध गांव थे और वहां से लोगों से लगान भी ज़्यादा मिलता था। इस समय नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। मगध प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था, जिसमें आज हम पटना के नाम से जानते हैं या फिर गया जिला के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो राजधानी थी वो गिरिव्रज या पाटलिपुत्र थी। इसका उल्लेख सर्वप्रथम कौन से वेद में किया गया था? अथर्ववेद में किया गया था। यह दक्षिणी बिहार में स्थित है। सीमा की बात की जाए तो उत्तर में देखा जाए तो गंगा नदी तक और दक्षिण में विंध्य की श्रेणी तक यानी विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा तक और पश्चिम में सोन नदी तक इसका जो विस्तार है वो फैला हुआ है। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह थी। उस समय में अगर गांवों की बात की जाए तो गांवों में कौन कौन रहते थे तो देखते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 भागों में बांटा गया था। यहाँ पर तमिल क्षेत्र में बड़े जो पहले भाग था, जो पहला टाइप था वो थे भूस्वामी, जिनको वेलल्ला कहते थे। और दूसरी तरह के लोग थे साधारण हलवाहो, तो उन्हें ऊर्णवान कहा जाता था। और तीसरे टाइप्स के थे भूमिहीन मजदूर, जिन्हें दास, कडेसियर या आदिमई कहते थे। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम बोझक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद में कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। उस समय अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं की बात की जाए तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संगम साहित्य के नाम से। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। नगरों की बात की जाए तो प्राचीनतम नगरों व शहरों या फिर जंगलों में जितनी भी जुड़ी घटनाएं थी वो मूर्तिकार क्या करते थे? अपनी कलात्मक ढंग से उसे तैयार करते थे और इन मूर्तियों को इमारतों की रेलिंग पर या फिर खंभों पर या एंट्री गेट पर यानी प्रवेश द्वारों पर लगाया जाता था। वल्लयकूप की बात की जाए तो वल्लयकूप क्या होता है? बहुत नाम सुना होगा आपने। वल्लयकूप हिस्ट्री में जाओगे तो इसका नाम सुनने को मिलेगा। वल्लयकूप होते हैं ड्रेनेज या वैले वेल। अनेक शहरों में वल्लयकूप के प्रमाण मिले हैं। यूजलेस पानी को बाहर निकालने के लिए जिस भी प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है वह वल्लयकूप कहलाते हैं। गुसल खाने अर्थात वॉशरूम या नाली या कूड़ेदान के वो बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था। ये लोगों के घरों में बने होते थे। सांची की मूर्तिकला की बात की जाए तो सांची की जो मूर्तिकला है यह मध्य प्रदेश में जो स्थित है सांची स्तूप, उसी के आधार पर इसके नमूने को तैयार किया गया है। पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने भी मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि ये काले रंग के होते थे और चमकीले होते थे, इसलिए उन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। आहट सिक्के की बात करें तो ये सामान्यतः आयतकार अर्थात चौकोर और कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। ये धातुओं की चादर को काटकर बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था,
लेकिन इन पर कुछ निशान व ठप्पे लगाए जाते थे। हालांकि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष तो नहीं बचे होंगे, लेकिन यह हमें विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि यहाँ पर उस समय कपड़ों का उत्पादन भी बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर की बात की जाए तो वाराणसी दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र हैं। कौन कौन सा? दक्षिण में मदुरै और वाराणसी इसके प्रसिद्ध केंद्र हैं। उन ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन जैसे कच्चे माल के द्वारा कपड़ों का उत्पादन किया जाता था और इस कार्य को ज़्यादातर कौन करता था? जो विडो पर्सन होती थी, विडो लेडीज, चाहे वो सक्षम हो या असक्षम महिलाएं या वृद्धा या फिर वैश्या या राजा की कुछ दासियां जो अवकाश पर हो, वो इन्हें करती थी। कार्य की गुणवत्ता के आधार पर इन्हें पारिश्रमिक मिलता था, यानी इन्हें सैलरी, जैसे ये कार्य करते थे तो उनके आधार पर इनको पारिश्रमिक दिया जाता था। कुछ ऐसी भी लेडीज़ थी जो घर से निकल नहीं सकती थी, उन्हें घर से निकलना जो थी परमिशन नहीं थी, तो उन लेडीज़ के लिए क्या किया जाता था? उनको वहीं पर काम दिया जाता था, किसी के थ्रू उन तक काम पहुंचाया जाता था और वहीं से वो काम करके वापस भेज देती थी। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी क्या काम करते थे? वो अपने अपने संघ बना लेते थे, अर्थात ग्रुप, जिन्हें श्रेणी कहते थे। श्रेणी में शिल्पकारों का काम था कि प्रशिक्षण करना। जो शिल्पकार थे, जो पहली श्रेणी थी, उनका काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण अर्थात उसे बांटना। और जो व्यापारियों की श्रेणी में का कार्य होता था वह था व्यापार का संचालन करना या एक बैंक की तरह काम करना, जहां लोग पैसे जमा कराते थे और इस पैसे के निवेश का लाभ के लिए किया जाता था। इस पैसे का जो यूज़ था, निवेश क्यों किया जाता था? हर कोई आज क्यों यूज़ करते हैं हम बैंकों में पैसा? ताकि हमें प्रॉफिट हो सके और हमारा पैसा सेव हो सके। तो पहले भी वही कार्य होता था। इस पैसे का जो निवेश था वो लाभ के लिए किया जाता था और उससे मिले हुए लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर किसी धार्मिक स्थल या संस्थान को दे दिया जाता था। तो ये थी हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। अगर आपको इससे रिलेटेड अधिक जानकारी चाहिए या कोई अलग क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स बॉक्स के द्वारा कमेंट्स करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कीप लर्निंग विद स्टडी 97 शगुन मैम।